हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का चौथा पार्ट शूट करने वाले हैं। यानी ये लेक्चर इसमें हम इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली कूलम्ब्स लॉ सीखा, फिर उसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स जेडब्ल्यू एडवांस लेवल तक देखा। पिछली वाली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन लिया था, उस क्वेश्चन को एक अनदर वे से, एक मतलब कि हालांकि मैंने उसमें उस फिक्स चार्ज का हिंज पॉइंट से, जिस पॉइंट से पेंडुलम हिंज था वहां से मैंने कुछ डिस्टेंस नहीं लिया था, तो मैंने अप्रोक्सीमेशन से किया था। तो एक बार मैं उसको और डिस्कस करना चाहूँगा। मेरा एक स्टूडेंट था, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि सर आपने ये कैसे कर दिया। तो मैंने कहा कि मैं उसको एक बार फिर से वीडियो में फटाफट ले लेता हूँ शॉर्ट करके, ठीक है। तो मान लीजिए कि ऐसे है, यहाँ से एक पेंडुलम ऐसे हिंज है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे एक क्यू चार्ज है। तो मैंने क्या किया था, मैं आपको बता देता हूँ कि ये थीटा एंगल आ जा रहा है ना। तो हमने ऐसे बोला कि भाई ये थीटा आ रहा है, बहुत कम है, एक्चुअली इसको और कम बनाता हूँ तो आपको अप्रोक्सीमेशन और अच्छा दिखे। ये ऐसे है ना, तो ये आपको ऐसे दिखेगा कि जैसे कि मान लीजिए कि ये लेंथ L है और ये थीटा एंगल आ गया। तो मैंने क्या किया था, इसको L sin थीटा आपको बोल रखा था, ये L sin थीटा। अच्छा सोचो ना कि L sin थीटा का मतलब कि अगर वो डिस्टेंस L sin थीटा, तो पीछे भी हमने एक क्वेश्चन कराया था, दो पेंडुलम इस तरह लटक रहे थे, तो ये वाली डिस्टेंस जो है वो क्या ले रहे थे हम लोग, L sin थीटा ले रहे थे, है ना। तो दोनों डिस्टेंस मतलब L sin थीटा इन sin थीटा 2 से 2L sin थीटा हो जाती थी। तो इसमें कहने का मतलब कि यहाँ पे एक बॉब है तो नीचे mg लग रहा है। दोनों मेथड देख लेते हैं फटाफट। और ये क्यू चार्ज जो फिक्स है, हमने अभी ये डिस्टेंस नहीं ली है, ये डिस्टेंस यहाँ से नहीं, कुछ नहीं पता नहीं। और यहाँ से ये इसके ऊपर Fe फोर्स लगा रहा है जिसकी वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाई ये डिस्टेंस हमने क्या लिया था, L sin थीटा। तो अप्रोक्सीमेशन मैंने लिया कि मैंने बताया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल एक बन रहा है। क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो हमने जैसे कि ये आया, ये एक्स से एंगल, ठीक है। तो ये एंगल, ये जैसे कि मान लीजिए कि ये वाला ऐसे आए, ये ऐसे इस डायरेक्शन में, तो थीटा के हिसाब से है ना, तो ये 90 के हिसाब से आपका ये थीटा, तो मैं इस एंगल को 90 माइनस थीटा मान। तो अप्रोक्सीमेशन बहुत छोटा सा डिस्टेंस हमने लिया था, तो उस हिसाब से मैंने इसको 90 माइनस थीटा, ये L, तो ये L sin थीटा मैंने मान के रखा था, है ना। तो इस कंडीशन से मैंने उस क्वेश्चन को किया था। तो उसने कहा कि सर आपने तो ये अप्रोक्सीमेशन पे, मैं सबको सारे बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि ये अप्रोक्सीमेशन पे मैंने इस लास्ट वाली वीडियो में, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक थर्ड पार्ट में मैंने वो कमेंट करके पिन भी किया है, मैंने उसके वे को भी वहाँ पे शेयर किया हुआ है कि सर अगर ये डिस्टेंस अगर L है तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, तो हमने इसको L अगर ले लिया L, तो ये एंगल मान लीजिए कि y हो गया, तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये एंगल भी y हो जाएगा, है ना। तो तीन फोर्सेस टोटल लग रहे हैं, तो T एक है, एक ये के क्यू स्क्वायर, एक mg, तो ये y, तो ये अल्टरनेट एंगल से ये भी अपना क्या है y। अच्छा ये पूरा 180 है, तो ये 180 माइनस y बचा हुआ एंगल, तो ये एंगल भी 180 माइनस y आ जाएगा, है ना। तो यानी कि दोनों एंगल 180 माइनस y आ गया, तो ये एंगल भी अल्टरनेट एंगल से हमने इसको भी y बोल दिया। तो अब अपने पास t डिवाइड बाई साइन 180 माइनस y इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, mg डिवाइड बाई 180 माइनस y, है ना, mg डिवाइड बाई साइन 180 माइनस y, ये आ रहा है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो t की वैल्यू अपने पास mg आ रही है ना। ये कब होगा कि जब ये लेंथ L होगा। तो मैंने उसका भी जो बात थी, जो भी कॉन्सेप्ट वो बता रहा था, तो मैंने उसको भी शेयर किया, लेकिन मैंने उसमें डिस्टेंस नहीं ली थी, है ना। अगर मैंने ये डिस्टेंस ले ली तो ये राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये अगर इन दोनों में से कोई एक हाइपोटेनस होना पड़ेगा, और दोनों हाइपोटेनस किसी साइड के राइट एंगल ट्रायंगल में, मतलब दो साइड के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये कब की कंडीशन है, तो उस वाले कंडीशन मैंने बोला था कि अप्रोक्सीमेशन है, ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, देन दिस इज व्हाट L sin थीटा, है ना। तो इस कंडीशन के लिए हम लोगों ने वहां पे t की वैल्यू नहीं, अब उसका अनदर सॉल्यूशन करके मैंने उसका एक डाला हुआ है कि अगर ये रहे, तो मतलब जस्ट वेरिफिकेशन के लिए कि हाँ ठीक है भाई, तू अपना वाला भी पॉइंट रख ले तो कोई दिक्कत नहीं है, तो t की वैल्यू mg। लेकिन हमने क्या कहा था कि उसमें थीटा की वैल्यू बतानी है कि आपको, मान लीजिए कि इसका इक्विलिब्रियम की कैसे कंडीशन है, तो लेमिस थ्योरम से कैसे प्रूव किया जा सकता है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इसमें t की वैल्यू पूछी हुई है, तो ऐसे करके क्वेश्चन किया जा सकता है। तो ये t इज इक्वल्स टू
mg करके आएगा, और ये लैमिस थ्योरम से किया है। लैमिस थ्योरम तो आपको मैंने बता के रखा है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये चीज हो गया। ये उस क्वेश्चन में मैंने आप देखना कि यहाँ पे एल डिस्टेंस नहीं लिया है, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपके पास। तो अब हम लोग इस चीजों को देखें, बहुत सारा कूलम्ब्स लॉ के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा। अभी हम लोग करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करने वाले? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हेडिंग डाल लीजिए प्यार से सब लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ज्यादा मैं कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये भाई देखो कोई ऐसी फीलिंग वाली नहीं है, एक्सपीरियंस की हुई ये फील्ड है कि इसको एक्सपीरियंस किया गया कि अगर किसी चार्ज को किसी मतलब कि ऐसे, मैं एक बात कह रहा हूं अभी तो उसका हमने बताया नहीं कैसे ये इंट्रोड्यूस कैसे हुई। अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में जाके रखते थे तो वो चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू एक फोर्स फील करता था। एक फोर्स फील मतलब कि एक्सपीरियंस करता था, जिसकी वजह से उसके अंदर मूवमेंट आती थी। ऑब्वियसली चार्ज रेस्ट में रहता था तो उसको मोशन मिलता था और वो चलना स्टार्ट कर देता था। तो ये कंडीशन अपने पास कब आएगी कि जब एक चार्ज मतलब ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो अब हमने सोचा कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस कैसे होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंट्रोड्यूस होती है चार्ज के थ्रू, और इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कौन करता है? चार्ज करता है। यानी कि चोर चोर मौसेरे भाई, यानी कि सब दोनों काम चार्ज का ही है, चार्ज ही सब कुछ करने वाला है। तो आइए देखते हैं चार्ज का। तो हमने कहा कि यहाँ पे मान लीजिए कि एक चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज, एक चार्ज क्यू रखा है, और यहाँ पे हमने r डिस्टेंस पे कहा कि हमने एक जो टेस्ट चार्ज लेके आए, मतलब कि बस टेस्ट करना है कि कैसा है इसके ऊपर होता है। तो हमने मान लीजिए कि उसकी वैल्यू हमने क्यू नॉट ले ली, ठीक है, स्टैंडर्ड है टेस्ट चार्ज, तो वो r डिस्टेंस पे। तो हम ऑब्वियसली फील्ड का मतलब ये है कि फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब हम लोग अभी तक ये पढ़ रहे थे कि यार जो Q होता है वो Q नॉट के ऊपर जो फोर्स, इसमें दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाने का जो सिलसिला है ये तो कूलम्ब्स लॉ से चलता आ रहा है। तो क्या ये फोर्स जब वो लगा रहे हैं तो यानी कि फोर्स का मतलब कि यार कहीं पे भी उस चार्ज को यहाँ पे रखा जाता था ना, किसी भी ऐसे इतने कुछ ऐसे स्पेस में ऐसे करके, तो वो चार्ज मूवमेंट फील करता था। तो हम देखते थे यार कि मतलब कि कुछ ऐसी फील्ड कुछ जनरेट हो रही है कि उस फील्ड के अंदर में हम लोग अगर चार्ज को रख रहे हैं तो वो चार्ज मतलब कि कुछ ना कुछ उसकी सिचुएशन कंडीशन में चेंज हो रही है ना, कंडीशन उसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हमने सोचा कि अरे मतलब कि कुछ एक ऐसी फील्ड है ना कि जो चार्ज के थ्रू जनरेट की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है स्पेस में, कहीं पे भी वो चार्ज जनरेट करता है उसके ऊपर। तो अच्छा, हमने कहा कि वो यही बात है। तो हमने कहा कि अच्छा तो ठीक है, कोई बात नहीं भाई। तो क्यू नॉट हमने कहा कि चलो तो ठीक है, यानी कि ये एक फोर्स फील कर रहा होगा। तो वो फोर्स क्या है, तो हमने उस फोर्स को ऐसे बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कुछ नहीं होती है, वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है और कुछ नहीं। यानी कि पर यूनिट चार्ज का मतलब, अब हम लोग इसके थ्रू ही अगर फोर्स लिखेंगे कि ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू ये कितना फोर्स फील कर रहा होगा, तो कैसे लिखेंगे? तो हमने कह दिया कि फोर्स ऑन टेस्टिंग चार्ज है ना, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, ऐसे लिख देते हैं, टेस्ट चार्ज है ना, डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज, ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज है ना। ये वाला जो चार्ज हमने लेके आए, तो ये क्या हो गया, अब हम लोग अगर इसको लिखें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स इसके ऊपर वैल्यू की बात कर रहे हैं, वेक्टर की भी बात कर लेंगे, और डिवाइड बाई क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, तो इससे कैंसिल हो गया। यानी कि ये चार्ज इतने डिस्टेंस पर, अब हम लोग टेस्ट चार्ज का सिर्फ एक्सपेरिमेंट का मतलब था कि एक्सपेरिमेंट के बाद उसको हम लोग फेंक देंगे उठा के। तो अपने पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो अपने पास क्या हो जाएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड ही है, ये मैग्नीट्यूड लिखा मैंने। अब हमने कहा कि यार ये जो लिखा हमने कि क्या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं क्या कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्योंकि देखो इसकी जो यूनिट बन रही है वो न्यूटन पर कूलम बन रही है, तो यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग ऐसे भी फोर्स को लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, ये चीज है ना। तो ये ऐसे करके, तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भाई कैसे,
तो वही फोर्स की डायरेक्शन जो होनी चाहिए वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होनी चाहिए। अब हमको फोर्स का जनरेशन यानी कि फोर्स की कोई भी एक्सप्लेनेशन हम लोग किसके थ्रू देने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू देने वाले हैं। यानी कि Q इंटू ई की वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे, Q इंटू ई की वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे तो उससे हम लोग फोर्स जानेंगे। यानी कि फोर्स जो भी एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर लगाता है, फोर्स जो भी एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर लगाता है, जिस डायरेक्शन में लगाता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड्स, मतलब कि उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन होती है, यानी कि उस डायरेक्शन में इसका वेक्टर होता है। वेक्टर मतलब कि आप समझ जाओ कि वेक्टर स्केलर में क्या चेंज है, बस डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का। तो मैग्नीट्यूड जो होगा वो तो क्या होगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज होगा एंड डायरेक्शन टुवर्ड्स द फोर्स, है ना। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां से हमने निकाली। अब हम कहेंगे कि अच्छा ये चीज ऐसे है, तो हमने लाया कि अब दूसरी चीज चलो भाई इंट्रोड्यूस करते हैं। आओ जाओ। अब हमने कहा कि भाई फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज, ये हमने किया, फॉर्मूला निकाला। तो हमको अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे, यानी कि वेक्टर फॉर्म में लिखना रहे तो डिवाइड बाय हमने Q जो किया तो Q नॉट को कैंसिल कर दिया, तो हमने अब यहाँ पे सिर्फ कर देंगे KQ, है ना, KQ डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो वेक्टर R डिवाइड बाई आर क्यूब का क्या वेक्टर, है ना, आर क्यूब वेक्टर यहाँ पे इस तरह लगा देते हैं, या फिर है ना ऐसे ऐसे कर देते हैं। तो ये हमारे पास ये चीज करके आने वाली है, तो यहां से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या आ सकती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर वैल्यू यानी कि विद डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी आपके पास। के की वैल्यू आपको पता है, एक बार फिर से बता देते हैं, 9 into 10 के पावर 9। अगर you want to find out what is the unit, then Newton per coulomb is the unit of what, इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम लोग ये आर स्क्वायर, ये आर तो है नहीं एक्चुअली में, यूनिट निकालने में वेक्टर कहाँ यूज करना है, तो ये आर स्क्वायर इधर जाएगा, तो न्यूटन पर कुलम यानी कि मीटर स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर कुलम मीटर स्क्वायर पर कुलम, ये आ जाएगी यूनिट ऑफ के, है ना, यूनिट ऑफ के। और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, क्या इसको बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, हम लोग इसको ये बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कई बार ऐसे आता है कि वो स्पेस को चेंज करता है, पानी कर दिया, ग्लास कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो उसके हिसाब से हम लोग इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं रख सकते। ये वैक्यूम की वैल्यू, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, मीनिंग यहाँ पे किससे है, वैक्यूम से है। तो वैक्यूम से हमको मतलब नहीं, हमको मतलब अब यहाँ पे वैल्यू क्या रखनी है, एक्चुअली में यहाँ पे एप्सिलॉन रखा जाएगा। तो एप्सिलॉन की वैल्यू हम लोग क्या, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, है ना। आपको पता भी होगा कि ये चीज आप देखे भी होंगे कि एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। अगर आपको चाहिए कि भाई एप्सिलॉन की वैल्यू हमको रखनी है तो ये वैल्यू आप रख सकते हो, या फिर एप्सिलॉन नॉट जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन आर ये होती है ना। तो हम लोग वो वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये कैसे रिप्लेस हो सकता है, एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन आर से, ठीक है, यानी कि फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन आर, है ना। तो ये ऐसे करके आ जाएगा। और ये सब परमिटिविटी रिलेटिव, ये रिलेटिव परमिटिविटी और ये परमिटिविटी ऑफ द स्पेस। तो इस तरह करके आप चीजों को, एक सेकंड, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन, है ना, एप्सिलॉन आर, तो रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, सही है, हाँ सही, विल रिप्लेस एप्सिलॉन, है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड रिलेटिव परमिटिविटी रिप्लेस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, एनवायरनमेंट जैसे चेंज होगा तो वैल्यूज को आप इसको इसके अकॉर्डिंग पुट कर सकते हो। This is all about the general and basic concept of the electric field. ये जनरल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का है। अब हम लोग आते हैं आगे आते हैं, हम इसमें देखते हैं कि कैसे और सिचुएशंस को हम लोग टैकल कर सकते हैं। आइए, तो इसको दे मिटा, है ना,
तो ये फील करने वाली बात तो नहीं है, एक्सपीरियंस ही किया जाता है कि भाई चार्जेस को लाके हम लोग टेस्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको मैग्नेटिज्म में एक वायर में करंट फ्लो करके मैंने बताया था। ऑब्वियसली वो चैप्टर बाद में बताना चाहिए, ये चैप्टर पहले, लेकिन मैंने कुछ उल्टा ही काम किया क्योंकि बच्चों की डिमांड थी, तो जानते हो डिमांड के हिसाब से चलना पड़ता है। तो आइए हम लोग अब इसमें हमने कहा कि अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, तो बेसिक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। आइए देखते हैं बेसिक क्वेश्चंस। तो हमने कहा कि मान लीजिए कि एक चार्ज है यहाँ पे इस पॉइंट पर, है ना। तो एक चार्ज की वजह से हम लोगों ने पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ क्या हो सकती है, उसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है। तो पॉइंट चार्ज के थ्रू तो कोई मतलब है नहीं, तो हमने मान लीजिए कह दिया कि स्पेस में किसी कोऑर्डिनेट पे, है ना। तो हमने कहा कि मान लीजिए कि ओरिजिन पर हमने एक चार्ज रखा है 0,0,0 और 2,3,4 पर एक इस पॉइंट है ओरिजिन से जिसकी डिस्टेंस अब आपको निकालनी होगी। उस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ठीक है। पोजीशन आपको दिया हुआ है कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, और चार्ज की वैल्यू जो है वो Q इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, ठीक है। तो अब वैल्यू आपको निकालनी है। तो हमने कहा कि ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वेक्टर में आएगी, तो वेक्टर की पोजीशन पहले आर वेक्टर निकालना पड़ेगा आपको। तो आर वेक्टर तो आपको पता ही हो गया कि आर वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, 2 - 0 2i कैप प्लस 3 - 0 3j कैप एंड प्लस 4 - 0 4k कैप। ये वैल्यू अपने पास आएगी 2i 3j प्लस 4k। अब हम लोग लिख लेंगे k q की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम 10 के पावर -6 है ना, और k क्यूब डिवाइड बाय आर स्क्वायर, पहले आर वेक्टर लिखते हैं, ये आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k, है ना। मैं वेक्टर में लिखना एक जनरल चीज बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा कोई तमाशा नहीं है कि हाँ कैसे कर रहे हैं ऐसे वैसे, है ना। और डिवाइड बाय आर क्यूब, आर स्क्वायर था क्योंकि हमने इसको वेक्टर में डिनोट कर रखा है, तो उसका एक हम लोग मैग्नीट्यूड नीचे एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो आर क्यूब मतलब इस वेक्टर का क्यूब हम लोग लेकर रखते हैं। तो क्या क्यूब मतलब कि जैसे कहने का कि आर स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर। तो हम लोग डिस्टेंस अगर ऊपर ये इसका जो मैग्नीट्यूड आता है, तो ऑब्वियसली हम लोग इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इसका डिस्टेंस क्या करते हैं भाई, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। बोलो डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस आ जाएगा इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा भाई, थोड़ा लिख लेते हैं इसका, ये आर की वैल्यू यानी आर की ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, है ना, अंडर रूट में। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये वैल्यू इक्वल आ जाएगी 4 प्लस 9 प्लस 16, है ना, 25 29, यानी कि अंडर रूट 29 यार है, आर की वैल्यू अंडर रूट 29 आ रही है ना। तो उसका हम लोग को क्या करना है, क्यूब करना है। आर स्क्वायर तो 29, आर क्यूब 29 रूट 29, तो मतलब जब वैल्यू हम लोग रखेंगे तो कट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले से ही 29 इंटू रूट 29 इस तरह लिखेंगे, तो हमारे पास ये आ गया है। अब हम लोग थोड़ा सा और सुटेबल करना चाहते हैं, तो 9 इंटू 10 के पावर 9, है ना, इंटू 2 इंटू 10 के पावर -6, है ना, डिवाइड बाई 29 रूट 29, है ना, और ये आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये आ जाएगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो ऐसे हम लोग किसी भी स्पेस पे, तो ये पॉइंट चार्ज के थ्रू। लेकिन खेल आपका शुरू कहाँ पर होता है बेटा, खेल आपका शुरू होता है कि जब आप कंटिन्यूअस चार्ज की बॉडी है जिसका चिन्ह मतलब कि कोई बॉडी है, तो मैं बताता हूँ अभी, थोड़ा सा इसको मिटा लूं, कि मान लो कि आपके पास कोई कंटिन्यूअस बॉडी है। कंटिन्यूअस बॉडी मतलब कि नॉट लाइक अ पॉइंट चार्ज की तरह नहीं, तो आप क्या करोगे उस कंडीशन में, तब तो आपके पास जो डिस्टेंस ऑफ चार्जेस रहेंगे वो सेम नहीं रहेंगे सबके लिए, है ना, ऑब्वियस है भाई। हाँ, तो डिस्टेंस ऑफ चार्जेस जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, सेम नहीं रहेंगे। तो अब अपने को देखना है कि सेम नहीं रहने का मतलब क्या है, आइए देखते हैं उसको भी। तो हमने कह दिया कि मान लीजिए कि वायर का पहले सबसे कर लेते हैं। वायर आप लोगों को पता ही होगा, ये एक फाइनाइट वायर है जिसमें हम लोगों ने, जिसका हम लोग ले लेते हैं
लैम्डा कूलम पर मीटर का क्या है, चार्ज डेंसिटी है। वायर ऑब्वियसली, तो उसमें ऐसे है, वायर ऐसे लीनियर है बहुत, मतलब कि पतला है, ठीक है। तो लैम्डा कूलम पर मीटर का उसका चार्ज डेंसिटी है। तो हमने कह दिया कि चलो भाई इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से, क्या है ये r डिस्टेंस है, ठीक है। और इस डिस्टेंस पर यानी कि इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता भी होगा कि ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में समझाना चाहता हूँ आपको। ये कॉन्सेप्ट कैसे है, तो हमने अभी पॉइंट चार्ज के लिए जो भी फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, एक्चुअली वो पॉइंट चार्ज के लिए किया था। तो पॉइंट चार्ज के लिए डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द पॉइंट जो होता था वो क्या होता था, कांस्टेंट होता था, है ना, कि कितना है भाई, वो जितना होगा वो। लेकिन अब ये देखो, ये रॉड है, मतलब पूरे रॉड पे चार्ज फैला हुआ यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो मैं बताऊंगा। तो यूनिफॉर्मली इस पूरे चार्ज पर, सॉरी रॉड पर चार्ज फैला हुआ है। तो रॉड पर चार्ज फैलने की वजह से सारी चार्जेस की डिस्टेंस जो है वो पॉइंट से क्या है, सिमिलर नहीं है, एक जैसी नहीं है ना। देखो यहाँ से कुछ दूसरा, यहाँ से कुछ दूसरा, तो डिस्टेंस चेंज हो रही है ईच एंड एवरी पॉइंट पर रॉड या फिर वायर के ऊपर। तो हम लोग वायर लेके चलते हैं। तो हमने कहा कि अच्छा, तो हम लोगों को अब देखो इंटीग्रेशन की जो थिंकिंग है ना, बहुत सारे स्टूडेंट इंटीग्रेशन की थिंकिंग को अपने अंदर जनरेट नहीं कर पाते कि सर कब इंटीग्रेशन लगाना है। तो मैं उसको ये से बताना चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन तब लगाना होता है बेटा, जो कमजोर बच्चा होता है, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैकेनिक्स से तुरंत इलेक्ट्रोस्टैटिक आके सीखता है तो थोड़ा सा पल्ले नहीं पड़ता है। तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि बेटा जब कभी भी आपको बहुत सारी चीजें डिफरेंट टाइप की ऐड करने की नौबत आए, यानी कि सिचुएशन चेंज हो रही है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर पर्टिकुलर पॉइंट तक, तो आपको वहां पे इंटीग्रेशन लगाना है। आपको लगे कि इसको ऐड करने में मेरी 7 पुश्त लग जाएगी, तो आपको वहां पे इंटीग्रेशन लगाना है। और इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है क्या, इनफाइनाइट चीजों का सम करना है। इट मीन स्टेट दैट वर्ड, कि आपको इंटीग्रेशन बाबा सांप बाबा को इंट्रोड्यूस कर देना है अभी, है ना। तो इट्स टाइम, सांप फिर से वापस आ गया है आपकी जिंदगी में, तो सांप का वेलकम कीजिए, आइए भाई सांप। तो हमने कहा कि चलो भाई ठीक है, यानी कि हम एक काम करते हैं कि इसको इंटीग्रेट करने का ठान ही लेते हैं। आपने कह दिया, हमने कहा कि ये θ2 हो गया, ये θ1 हो गया। ऑब्वियसली क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है तो इसको -θ2 लेंगे, और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा मेजरमेंट भी कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज। या फिर हम लोग एक काम और कर सकते हैं कि ऐसे भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये θ2 है तो ये 360 माइनस θ2 कितना हो जाएगा, 360 माइनस θ2 हो जाएगा, है ना। तो वो भी लिख सकते हैं, चाहे -θ2 लिखें चाहे 360 माइनस θ2 लिखें। याद है आपको, है ना। जैसे कि ऐसे चौथे क्वाड्रेंट में मान लीजिए ऐसे करके, ऐसे चौथे क्वाड्रेंट में कोई एंगल रहता था यहाँ से 45 डिग्री मान लीजिए, नहीं मान लीजिए 30 डिग्री रहता था, है ना, यहाँ से 30 डिग्री एक्स एक्स से। तो ये ऐसे ऐसे मेजर करते थे हम लोग ना। तो ये एंगल एक्चुअली में क्या माना जाएगा, या तो -30 माना जाएगा, या फिर क्या माना जाएगा, 330, है ना। तो ये 330 या फिर -30 माना जाएगा, यानी -30 माना जाएगा, बिकॉज मेजरमेंट का जो हमारा वे है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, हम लोग वो स्टैंडर्ड है, तो उस हिसाब से हम लोग उसको पॉजिटिव लेते हैं। बाकी भी आप ले सकते हो, तो नेगेटिव में ले लो, क्या दिक्कत है, आपकी जैसी मर्जी। तो हमने कहा कि अभी पूरा वायर कवर हो चुका है, लेकिन यार अभी दिमाग में चल रहा है कि क्या करें, यानी कि सर कुछ हो ना हो, क्योंकि फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया है वो एक पॉइंट चार्ज के लिए किया है। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से उस पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकालेंगे और फिर इंटीग्रेशन का लिमिट हम लोग देखेंगे बाद में। तो यानी कि हो ना हो सर हम लोगों को एक पॉइंट चार्ज की तरह कुछ ऐसे कट करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन है, तो हमने कहा कि वाई पे गया, है ना, वाई पे जाके डी वाई का छोटा सा, कितने का, डी वाई का छोटा सा एलिमेंट मैंने कट कर लिया। कैसे, एज ए पॉइंट चार्ज की तरह। कैसे कट किया, एज ए पॉइंट चार्ज की तरह हमने यहाँ पे एलिमेंट कट कर। लो भाई खेल समाप्त नहीं हुआ है, पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। और हमने अब कहा कि यार ये रिलेशन काफी नहीं होगा अपने लिए, कि अब मान लीजिए कि अभी यहाँ से डिस्टेंस ऐसे करके हम लोग लेते हैं कि भाई ये ठीक है, चलो ये ऐसे ऐसे आ रहा है, तो हमने कहा कि चलो आओ
ये ऐसे थीटा पे जाके डी थीटा, ये भी अभी बाकी है। थीटा पे जाके क्या किया है, डी थीटा का एक एलिमेंट ले लिया, डी थीटा का क्या लिया, एक एलिमेंट लिया। और वो एलिमेंट आप देख रहे होगे प्यार से कि ये जो डी वाई है वो डी थीटा थिकनेस जो अपने पास आ रही है, छोटा सा बॉल है ना, वो डी वाई की तरह ही है ना। आप देख रहे हो ना, मैंने इन दोनों को मर्ज किया रिलेशन फाइंड करने के लिए, क्योंकि अपने पास वेरिएबल थीटा और डी वाई वाई भी आ रहा है, समझ लो। तो रिलेशंस के लिए हमने ऐसा काम कर दिया। तो आपको दिख रहा होगा कि ये y पे जाके dy का एलिमेंट था, तो हमारे पास एक रिलेशन बन के आ रहा है tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये थीटा tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाई डी, एक रिलेशन बन के आ गया है। चलिए अब हमने कहा कि चल भाई अब बारी आ गई कि इसका हम लोग चार्ज लिखें, उस dy एलिमेंट का चार्ज लिखते हैं। तो dq उसको बोलेंगे, तो dq लैम्डा हमारे पास है, लैम्डा मतलब कि पर यूनिट पर यूनिट चार्ज, मतलब कि पर यूनिट लेंथ में क्या है, यानी ये 1 मीटर में लैम्डा चार्ज अपने पास, यानी कि q टोटल चार्ज q है तो q बाई एल है ना। ये मान लीजिए कि l इसका है, तो हमने ये लिख लिया। चलो भाई, तो यानी कि लैम्डा इंटू डी वाई करके अपने पास चार्ज आएगा। डी वाई थिकनेस या फिर लेंथ उस एलिमेंट का जो पॉइंट चार्ज की तरह हमने कट किया हुआ है, तो ये डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोग डी ई लिखेंगे इस पॉइंट पर, लेकिन अब बात यही खत्म नहीं होती है। मैग्नेटिज्म में आपको मैंने बताया था, हालांकि मैं बार बार बोलूँ कि मैग्नेटिज्म मुझे बाद में बताना चाहिए था, है ना, इसके बाद तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि अगर हम लोग यहां से भी अगर इस तरह देखें तो ये किधर आएगी, और रिजल्टेंट जो अपने आपको ऐसे करके देखो ध्यान से। लेकिन हमने कहा कि अच्छा ऐसा है, तो हमने कवर करने के लिए थीटा 1 थीटा 2 तो हम लोग लिमिट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यार हमने कहा कि एक बात बताओ कि ये जो लिमिट हमने ऐसे ली है, इसको मिटाते हैं, है ना, कवर करने के लिए हमने पूरा ऐसे, ये थीटा 2 है। अब ये एलिमेंट की वजह से देखना है, तो इसका रिजल्टेंट या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। अब इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, ये वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आप बता पाओगे। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये आ जाएगा डी ई कॉस थीटा, और एक इधर कंपोनेंट आएगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी डी ई साइन थीटा, और ये वैल्यू हो जाएगी डी ई वेक्टर। यानी कि वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डी ई कॉस थीटा, पैरेलल डायरेक्शन में डी ई साइन थीटा, ये हमारे पास आ रहा है। तो हमने कहा कि अच्छा चल भाई अब इंटीग्रेशन की बारी आ गई। तो हमने कहा कि इंटीग्रेशन के पहले हमको डी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी। तो डी लिख देते हैं के क्यू, यानी कि डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो हमने कहा कि चलो इसको वेक्टर में नहीं लिख रहे हैं अभी, तो के डी क्यू तो डिवाइड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन तो अपने को पता है और हमने उसका रिजोल्यूशन भी कर लिया है along x along y। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू, लैम्डा डी वाई, और डिवाइड बाई आर स्क्वायर मतलब कि दिस लेंथ, तो ये क्या आ जाएगा, ये देखो, तो y और r, तो ये डिस्टेंस इसकी जो है वो इस पॉइंट पे इसकी वजह से, तो अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहां पे भर देंगे, और उसका स्क्वायर है एक्चुअली, तो वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने कहा कि अच्छा ये हमारे पास डी है, तो डी आते हैं आगे यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ, मेरे को एक चीज नहीं समझ में आ रही है कि हमने वाई यहाँ पे जबरदस्ती घुसा दिया है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्या हम लोग, अगर हमको ये आर पता है तो ये डिस्टेंस के थ्रू, क्योंकि वाई तो वेरी करेगा तो इंटीग्रेशन में कोई मतलब इंटीग्रेशन सफर करना पड़ेगा, लेकिन हमको क्या ये डिस्टेंस आर के टर्म में मिल सकती है, थीटा भी वेरिएबल है, तो हम क्यों वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने जाए, हम सिंपल करना सोचेंगे, वे देखते हैं कि वो हो सकता है क्या। तो ये वैल्यू मतलब कि अगर हम लोग इसको कुछ डी ले लेते हैं मान लीजिए, तो क्या डी की वैल्यू आ सकती है, ये आर है तो ये बेस हो गया, तो ये वैल्यू क्या आ सकती है, डी सेक आर सेक थीटा आ सकती है ना, डी की वैल्यू, डी इज व्हाट डिस्टेंस। तो
यानी कि ये वैल्यू जो हमने लिखा है y और थीटा बीटा दोनों वेरिएबल है, दोनों वेरी कर रहा है ना। तो हमने इस वैल्यू को क्या लिख दिया, r sec थीटा, और r sec थीटा का स्क्वायर हो जाएगा तो d की वैल्यू लिखी जा सकती है k dq की वैल्यू अब लिख देते हैं लैम्डा dy डिवाइड बाई r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। अब हमें क्या किया यार, dy थीटा दो वेरिएबल, तो कैसे काम चलेगा, तो हमारे पास ये चीज है, तो इससे हम लोग लेंगे मदद की, बेटा मदद कर दो अब हमारी। तो हम लोग कहेंगे कि इंटीग्रेट हो जाओ, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन, एक सेकेंड, y बाई डी, दिस इज r ना, दिस इज r एंड दिस इज d, तो d की वैल्यू हमने r sec थीटा ले रखा है, कोई बात नहीं, खत्म करो उसको। तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dy की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये r है ना, r तो कांस्टेंट, उसका डेरिवेशन थोड़ी होगा, है ना, उसका डेरिवेशन मतलब सॉरी डेरिवेटिव उसका नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा dy। तो dy की वैल्यू हमारे पास आ चुकी r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, यही ना, हाँ यही, तो r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो dy की वैल्यू हम लोग भरेंगे, तो d की वैल्यू फाइनली हमारे पास आ जाएगी k लैम्डा, dy की वैल्यू क्या है r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, है ना, dy की वैल्यू, और डिवाइड बाई r sec स्क्वायर थीटा। अरे वाह, कट गया सर, सही बात है, यानी हम लोगों को इसी तरह करना चाहिए, ये वाला वे भी है, मैंने इसीलिए जानबूझ के लिखा है कि आप इससे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उधर से आप dq की वैल्यू आप लिखोगे किसमें, लैम्डा, किसमें लिखोगे, dq की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, अच्छा उसको भी बताता हूँ, देखो, तो यहां से de है आपके पास, तो d इज इक्वल टू k लैम्डा r से r भी कट रहा है, देख लो ध्यान से, है ना, r स्क्वायर, ये r स्क्वायर था, तो एक r से एक r कट जाएगा, r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, r कट गया, तो अब हमारे पास बच गया de इज इक्वल्स टू k लैम्डा, ये कट गया है, और ऊपर d थीटा है, डिवाइड में r है, ये स्टेप बचा है। तो भाई ये चीज है अपने पास, तो d थीटा है ना, d थीटा में इंटीग्रेशन आया है, अरे यार ये d थीटा में इंटीग्रेशन मतलब कि dy, ओके कोई बात नहीं, तो d थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग इस टर्म में, अब हमको d थीटा तो है, लेकिन d की वैल्यू ये आई है, तो हमारे पास काम बढ़ा है, परपेंडिकुलर और पैरेलल, दो डायरेक्शन, तो उस दो डायरेक्शंस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग बोलते हैं E परपेंडिकुलर, वो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये d cos थीटा, है ना, इंटीग्रेशन चाहे जहां से जहां करें, अभी हम बता देते हैं उसको, एंड d पैरेलल भी आएगा, तो d पैरेलल को इधर लिख लेते हैं, d पैरेलल, और वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन E d sin थीटा, ये वाली डायरेक्शन खत्म। अब इंटीग्रेशन में लिमिट मतलब पूरा वायर कैसे कवर होने वाला है, ऐसे ये वायर पूरा कवर होता है, ये θ2 और ये θ1 पूरा वायर कवर हो गया, है ना, तो माइनस θ2, पहले हम लोग माइनस ले रहे हैं, बाद में हम आप इसको समझाएंगे, माइनस θ2 θ1 है ना, तो पहले हम लोग माइनस ले रहे हैं, तो इसका मतलब कि जब हम लोग क्वेश्चन कहीं पे करेंगे तो वहां पे माइनस लेने की जरूरत नहीं है, कि ऐसा नहीं कि फॉर्मूला डिराइव होने के बाद भी आप थीटा को माइनस में रख रहे हो, नहीं यहीं पे ले लिया, इसलिए झंझट खत्म, बार सोचना है। तो d की वैल्यू आपको दिख रही है k लैम्डा d थीटा बाई r, तो यहाँ पे हम लोग d की वैल्यू रखेंगे तो k लैम्डा बाई r बाहर आ जाएगा, और d थीटा cos थीटा, तो d थीटा cos थीटा जो बन जाएगा, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है क्या, sin थीटा, और sin थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस cos थीटा, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे ये sin थीटा, और हाँ, तो ये डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं, अब इतने होशियार तो हो ही गए हो, ये आ जाएगा k लैम्डा डिवाइड बाई r sin θ1 माइनस ऑफ sin माइनस θ2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस, और इसको गायब कर देते हैं, है ना, मैंने लिख दिया आपके लिए एक स्टेप, तो ये आ जाएगा sin θ
2। ये स्टेप हमने आपके लिए लिखा है। तो ये वैल्यू हमारी क्या आ गई भाई, परपेंडिकुलर। तो यानी कि परपेंडिकुलर पहले कॉस में था, अभी कैसा आ गया, साइन में आ गया। अरे वाह वाह क्या बात है, तो ये परपेंडिकुलर का है। अब इसी तरह हमको इसका भी करना है, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस बाहर ले लेंगे, ऊपर आएंगे, क्या करेंगे भाई, ऊपर आएंगे। तो आ जाओ भाई ऊपर, तो इसका ऊपर कर लेते हैं, यहां पे करते हैं। तो ये क्या है, ई पैरेलल, तो ये आ जाएगा के लैम्डा बाई आर, बाहर आ जाएगा। डी की वैल्यू हम लोग उठा के रखेंगे वो वाली, और डी थीटा साइन थीटा, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कहां से कहां, माइनस थीटा 2 से थीटा 1 साइन थीटा डी थीटा। और ये वैल्यू जो बनेगी, ये वैल्यू बनेगी के लैम्डा डिवाइड बाई आर और कॉस, कॉस माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा ही होता है, यानी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये बन जाएगी। और ये हो जाएगी हमारी, मिटा देते हैं इसको थोड़ा, ई पैरेलल की वैल्यू, ठीक है। और इसको आप वेक्टर भी लगा सकते हो बड़े आराम से, क्योंकि डायरेक्शन हमको पता है वायर से दूर। तो ये है डेरिवेशन आपके सामने, जैसे हमने किया, कुछ भी इसीलिए मिटाया भी नहीं कि आप कुछ भी चीज कहीं से भी देख सकते हो, बोर्ड छोटा है, ठीक है, तो कुछ भी चीज आप कहीं से भी देख सकते हो, तो इसलिए मिटाया नहीं मैंने। तो ये देख लीजिए आपके सामने है सब कुछ, ई परपेंडिकुलर एंड ई पैरेलल। ई पैरेलल कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है, इंटीग्रेशन के बाद माइनस थीटा 2 लिमिट भरेंगे, लेकिन वो चेंज नहीं होगा, तो ये वैल्यू यही आने वाली है। तो आप नोट कर लीजिए फटाफट, हम लोग आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इसके साथ ही एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी हम लोग देखते हैं, वीडियो भी लंबी नहीं हुई तो हम लोग और थोड़ा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसको भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं फटाफट करके। बहुत जल्द ही दोस्तों हम लोग लाइव मिलने वाले हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे लाइव मिलने की, कि ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। बाकी जो दूसरी बातें हैं वो सब कुछ प्रायोरिटी नहीं करती हैं, वो होती हैं लेकिन वो सेकेंडरी हैं। प्राइमरी जो बात है वो क्या है कि आई कैन हेल्प यू, दैट्स इट। तो हम लोग जल्दी ही लाइव मिलेंगे। 606 सब्सक्राइबर हुए हैं, आपको लगे कि दोस्तों को भेजना चाहिए, शेयर करना चाहिए, देन प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर, है ना, बीच में बोल रहा हूँ। चलिए स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोग देखते हैं कि इनफाइनाइट वायर अगर हो जाएगा, इनफाइनाइट वायर, तो यहां पर डाल देते हैं क्या, इनफाइनाइट वायर, ठीक है। तो लैम्डा कूलम पर मीटर, कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर। तो इनफाइनाइट मतलब थीटा हमने ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, बहुत दूर होगा, ऐसे ऊपर, तो मिलाते 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 वो 90 को टेंड करेगा। देखो ऐसे मिला रहे हैं, तो फिर दूर होगा तो ऐसे मिलाना पड़ेगा, फिर और दूर होगा तो ऐसे, 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 फिर धीरे धीरे 90 को टेंड करेगा। एक्चुअली इनफाइनाइट नाम का कोई चीज तो होता नहीं, ठीक है, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसी तरह ये भी है ना, नीचे की तरफ जाता जाता है तो 90 की तरफ, यानी कि थीटा 1 एंड थीटा 2 क्या हो जाएगा, इक्वल और 90 डिग्री। तो हम लोग ई परपेंडिकुलर एंड ई पैरेलल की वैल्यू निकालते हैं कि क्या होगी। कॉन्सेप्ट ही है, तो क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। आइए देखते हैं इसको। तो ई परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आई थी वो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 आई थी, है ना। तो के लैम्डा बाई आर ई परपेंडिकुलर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये आई थी। थीटा 1 थीटा 2 90 है, तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो आंसर है ई परपेंडिकुलर का आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर, ये है, ठीक है। डायरेक्शन अभी भी उधर ही, किधर, दूर, ठीक है। ये चार्ज है, मान लीजिए कोई प्लस चार्ज, तो दूर, और अगर यही नेगेटिव चार्ज हो गया तो वायर की तरफ। अब हम लोग ई पैरेलल की बारी आती है। ई पैरेलल कैसे आएगा, ई पैरेलल,
तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है भाई? फॉर्मूला होता है के लैम्डा डिवाइड बाई आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो हम लोग थीटा 1 की वैल्यू 90 भरेंगे 0, 90 भरेंगे 0, यानी 0 से जो टकराएगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है। तो ई पैरेलल की वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कि यहां से इनफाइनाइट वायर के लिए 0 आती है। ठीक है, तो ये कंडीशन है, कॉन्सेप्ट भी है, तो इसको भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब इस तरह हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, इसके ऊपर मजा आएगा फिर तभी, है ना, अदरवाइज कैसे मजा आएगा। मान लीजिए कि एक ऐसे वायर है इनफाइनाइट, उसको हमने ऐसे मोड़ दिया, क्या कर दिया? फोल्ड कर दिया। तो एक एंड इधर इनफाइनाइट वाला, एक एंड इधर इनफाइनाइट वाला, और किसी एक पॉइंट पर हमने कहा कि भाई वैल्यू बताओ। ठीक है, तो क्या ले लें? सिमिलर पॉइंट ले लें दोनों के लिए। तो हमने कहा कि यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, तो हमने इसको ओरिजिन ले लिया समझने के लिए कि ज्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है आपका। ठीक है, लैम्डा कूलम पर चार्ज इसका, लैम्डा कूलम पर मीटर इसका चार्ज डेंसिटी। तो ये कोऑर्डिनेट जो होगा आपको दिख रहा होगा कि ये वाला कोऑर्डिनेट जो होगा वो r,0 दिख रहा होगा, है ना? एक्स वाई एक्सिस की तरह नहीं दिख रहा आपको, और ये r,r। बहुत समझदारी की बात है इसमें, क्या कि हमको देखना है कि इस पॉइंट पर इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, और थीटा 1 एंड थीटा 2 की वैल्यू क्या होगी। और ये बन चुका है एक स्क्वायर, ये भी आर, ये भी आर, है ना, स्क्वायर। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 45, और ये एंगल भी क्या हो जाएगा? 45। डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्ट करते हैं कॉर्नर्स के एंगल को, और थीटा 2 की वैल्यू क्या? 90 डिग्री हो जाएगी। अब दोस्तों इसमें एक खास बात क्या है कि मैंने मैग्नेटिज्म में भी इसको समझाया हुआ है कि जो डिस्टेंस लिया जाता है वो डिस्टेंस कहां से लिया जाता है, मतलब वो डिस्टेंस कौन सी होती है, और जो थीटा 1 थीटा 2 लिया जाता है वो कहां से लिया जाता है। थीटा 1 थीटा 2 जो हम लोग लेते हैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से पूरे वायर को कवर करना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो अपने को दिख रही है कि दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन व्हिच इज व्हाट? r। तो हम इसकी वजह से लिखना चाहेंगे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने कहा कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी, एक डायरेक्शन तो सर इधर आ जाएगी, जिसको हम लोग ये परपेंडिकुलर के नाम से जानेंगे, है ना। तो हम लोग ले लेते हैं इसको E1, है ना, E1 परपेंडिकुलर, और एक डायरेक्शन जो इसकी आएगी वो एक इधर आएगी, है ना। तो कहने का मतलब कि ये वायर, तो वायर के परपेंडिकुलर एक आ गई, तो ये वायर तो इसके परपेंडिकुलर इधर की तरफ आएगी, है ना। तो ये जो डायरेक्शन इधर की तरफ इसकी वजह से आएगी, ये E1 पैरेलल वाली है, पैरेलल वाली, ध्यान देना, E1 पैरेलल, मतलब इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी उसको हमने E1 लिया है, इसके थ्रू जो आएगी उसको E2 लिया है। तो E2 E1 पर पैरेलल, E1 परपेंडिकुलर से मैंने उन लोगों को क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अब ये वायर के थ्रू जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, जिसको हम लोग बोलेंगे E2 परपेंडिकुलर, यानी इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर, और इसी वायर के थ्रू एक और आएगी जो इसके पैरेलल होगी, जो किस डायरेक्शन में आएगी आप बताइए खुद। कि अगर इस वायर को ऐसे घुमा दिया जाता है, ऐसे, ये ऐसे घूमता 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 घूमता, तो ये इधर आ जाता है और एक नीचे की तरफ आता है ना, तो क्या वो इधर की तरफ आएगी, और जिसकी वैल्यू होगी E2 पैरेलल। खत्म होगा क्वेश्चन। तो अब हम लोग इसको देख सकते हैं, अच्छा दोनों की वजह से, इसकी वजह से ये इसकी वैल्यू लिखते हैं हम लोग, तो परपेंडिकुलर वाले फॉर्मूला sin θ1 θ2 होता है। तो हमने लिख दिया k लैम्डा बाई r, ये तो रहेगा, एंड sin θ1 क्या 45, θ2 क्या 90। तो
तो 1/√2 + 1 ये आया। अच्छा तो ये है तो ये भी वही आएगा, है ना, ऊपर वाला ये वाला वही आएगा, सिमिलर है ना। θ1 θ2 से क्या मतलब है, दोनों हमने तो माइनस प्लस में ले लिया, कहीं पे लिखो θ2 θ1 रखो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये इसके लिए 90 आ जाएगा ये वाला एंगल। तो θ1 45 θ2 90, तो रख देते हैं यहाँ पे, तो आ जाएगा k λ/r, है ना। ये एक्चुअली ये वैल्यू ऐसे रखनी चाहिए थी, ये ऐसे, तो ये θ1 हमने लिया था, तो यहाँ पे 1 रखना चाहिए। सही है, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं रख देता हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना है ना। ये 1/√2 + 1 रखता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है सब वही, सब दाल चावल ही है। अब तो ये वैल्यू रख दिया, अभी आती है पैरेलल की बारी। उसकी बारी क्या है, cos θ1 - cos θ2। तो cos θ1 इसके लिए तो θ1 की वैल्यू 90, तो वो आ गया 0, माइनस cos θ2 √45, यानी कि ये वैल्यु जो हम लोग रखेंगे, ये वैल्यू ये जो आएगी E1 पैरेलल की जो वैल्यू आएगी, ये क्या आ जाएगी k λ/r, और ये cos θ1 90 की वैल्यू 0 माइनस 1/√2 ये आ जाएगी। और सेम इसी तरह हम लोग करने जब जाएंगे तो इसकी वैल्यू में ये θ1 ये θ2, तो हाँ तो ये क्या ऐसे जाएगा, तो ये θ1 ये θ2 आ जाएगा, है ना। पहले क्या था ये 90, तो बाद में 90 भी रहेगा। तो E2 पैरेलल की जब वैल्यू रखेंगे हम लोग, तो आ जाएगा k λ/r, θ1 क्या है 1/√2 है, और ये -0 है। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग इसको ऐसे एक जगह बना लेते हैं फट करके, है ना। इसकी वैल्यू जो है ये है, उसकी वैल्यू लिख देते हैं फटाक से, √2 + 1 /√2 है ना, k λ √2 + 1 /√2 ये आ जाएगी। इसकी वैल्यू भी वही आएगी जो इस डायरेक्शन में होगी, k λ r√2 and √2 + 1 ये आ जाएगी। इस डायरेक्शन में वैल्यू जो आ रही है अपने पास इज नहीं इवन पैरेलल ना, तो दिस इज इवन पैरेलल, और ये डायरेक्शन में जो आ रही है k λ माइनस, है ना, माइनस /√2, और ये डायरेक्शन में ये वाली वैल्यू जो आएगी टू पैरेलल की, θ1 की वैल्यू इसमें क्या है 45 है, तो 45 हमने रखा, और θ2 90 रख दिया, तो k λ /√2 r, ठीक है। तो देख सकते हैं क्या क्या बच रहा है, क्या क्या जा रहा है। तो ये वाले से तो कैंसिल हो रहा है पूरा, देख लो, और ये भी माइनस में है, माइनस में, और ये वाली वैल्यूज यानी कि इसको करेंगे तो ये माइनस में, मतलब कि ऐड करेंगे जब समेशन करेंगे तो क्या आएगा, लिख लेते हैं उसको फटाक से, देख लेते हैं फट से। देखिए ये वैल्यू आ जाएगी इसके हिसाब से, ये इसके हिसाब से कि k λ √2 कैंसिल, यानी k λ/r और k λ /√2r, है ना। और इधर की डायरेक्शन में सेम वही बात, k λ √2 कैंसिल, k λ /r√2, k λ /r√2 वो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ यानी कि ये वाला फोर्स इधर की तरफ कैंसिल, और ये k λ/r इधर की तरफ फोर्स बचेगा। तो इस डायरेक्शन में फोर्स बच रहा है k λ/r, है ना, √2 कैंसिल हुआ तो k λ/r इधर की तरफ, एंड k λ डिवाइड बाई √2r, एंड k λ डिवाइड बाई √2r इधर, तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इसी तरह इसका भी k λ √2 कैंसिल, तो k λ/r हो गया, k λ/r हो गया, एंड k λ/√2r हो गया, तो ये माइनस में, तो ये आ गया k λ/r इधर की तरफ। तो ऊपर की डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लिखना चाहेंगे,
तो एफ नेट की वैल्यू क्या आएगी उसको देखना है, तो ये उधर की तरफ ही है, तो के लैम्डा रूट टू डिवाइड बाई रूट टू इंटू आर प्लस के लैम्डा डिवाइड बाई रूट टू आर, ये आ रहा है ना। और ये वाला भी फोर्स आ रहा है माइनस में भाई, तो माइनस के लैम्डा डिवाइड बाई रूट टू आर है ना। तो कौन सा कट रहा है, ये इससे कट रहा है, तो ये इससे कट रहा है, तो के लैम्डा बाई आर, ये फोर्स। यानी कि इसके पास इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कैसे आएगी वो दिखा देता हूं मैं। फाइनली इस डायरेक्शन में के लैम्डा बाई आर और इस डायरेक्शन में के लैम्डा बाई आर, यानी कि रूट टू रिजल्टेंट, तो ई नेट की वैल्यू आ जाएगी रूट टू के लैम्डा बाई आर, ये आंसर। यानी कि इस पॉइंट पे इस इनफाइनाइट वायर को बेंड करने से यानी सिचुएशन और क्रिटिकल हो जाती है अगर हम लोग एक ही जगह कुछ दूसरी पॉइंट लेते तो, है ना, कोई बात नहीं है। तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चंस को करेंगे, एडवांस लेवल क्वेश्चन है, जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो इसको ऐसे करते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो और भी कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसके बाद हम लोग रिंग के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आपको वीडियो अगर अच्छी लगे, किसी को हेल्प अगर आप कर सकते हो प्लीज करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को दोस्तों तक शेयर करो, और प्लीज मेक इट पॉसिबल 1K एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।